आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपके कवर करने वाला हूं जो आपने मुझसे पूछे हैं, या कोई भी क्वेश्चन आंसर जो जनरली पूछे जा सकते हैं इग्नू सैनॉप्सिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, सबमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर की तो रिप्लाई मैंने कर दिए हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं वो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस बच जा रहे हैं तो मैं भी उनके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सर इग्नू में कब तक सिनॉप्सिस सबमिट होता है? मेरा दिसंबर में फाइनल सेकेंड ईयर एग्ज़ाम होंगे। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जब भी आप कमेंट करते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं कि सिनॉप्सिस कब सबमिट होगा तो इसके आंसर देना टफ हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। अगर आप सिंपल बोलेंगे कि पार्टिकुलर की क्वेश्चन होगा कि सिनॉप्सिस का डेट क्या है, तो अब कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें सिनॉप्सिस कभी भी सबमिट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जिसमें स्लॉट वाइज सबमिट होते हैं, तो आंसर देना थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें दो चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिए। आपका प्रोग्राम कोड क्या है, किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आप, आपका जो प्रोजेक्ट कोड है वो क्या है, और किस रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा रीजनल सेंटर है आपका। तो एग्जैक्टली आपको करेक्ट आंसर में एग्जैक्टली आंसर मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में। अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा सिनॉप्सिस सबमिट करने की डेट, तो मैं अभी एक जनरल आंसर दूंगा, है ना। अगर आप BCA-MC के स्टूडेंट हैं, इवन MBA की भी स्टूडेंट है, तो उनका जो सबमिशन होता है ना, 2 बार सबमिशन निकलता है, 2 बार आपको डेट मिलती है। कौन कौन सी डेट है आप स्क्रीन को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 सेशन चलता है। पहला सेशन चलता है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, जो सेशन अभी चला गया। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि पहले लास्ट डेट 30 मई थी, फिर बढ़ा के 30 जून की गई थी, अगर आप अवेयर हैं तो अगेन कुछ प्रोग्राम के डेट फिक्स थे, वो 30 जून ही थे, लाइक BCA-MC प्रोग्राम के। कुछ प्रोग्राम के डेट नहीं थे फिक्स, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि 2 सेशन, आपको जनरल समझिए कि सिंपल 2 सेशन है आपके पास। कौन कौन से सेशन है? पहला है 1 अप्रैल से 30 जून वाला सेशन, और दूसरा है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर वाला सेशन। 2 सेशन है आपके पास, ठीक है। अब क्या है, आपका इसी 2 सेशन में सिनॉप्सिस सबमिट होना चाहिए। तो अगर मैं जनरल आंसर दूं, तो अगर आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इग्नू में कब तक सिनॉप्सिस सबमिट होता है, तो इसका आंसर सिंपल होगा, क्योंकि अभी आप हैं जुलाई मंथ में, ठीक है ना। तो अभी आप अगर नेक्स्ट डेट की बात करें तो आप 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर वाले स्लॉट में सबमिट करेंगे सिनॉप्सिस। तो आप 15 अक्टूबर तक सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए, ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है, आपको गाइडलाइन चेक करना है, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है जिसमें आप कभी भी सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं, और जब आपके पास अप्रूवल आ जाए फिर आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ साथ के साथ। रिप्लाई कर दिया, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर स्लॉट में सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना चाहिए। यू कैन चेक प्रोजेक्ट गाइडलाइन ऑल्सो, ठीक है। अगर आप सिंपल ये सर्च करेंगे दिसंबर 2025 स्लॉट इग्नू सिनॉप्सिस सबमिशन डेट क्या होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन है अक्टूबर 31 तक, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपको 1 अक्टूबर से सबमिशन स्टार्ट कर देनी है सिनॉप्सिस की। अगर आप BCA-MC प्रोग्राम के हैं, MBA प्रोग्राम के हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम के हैं जिसमें कभी भी सबमिशन होता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट गाइडलाइन को जरूर चेक कर लीजिए, ओके। तो मैं इसे रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये 2 स्लॉट होते हैं, ठीक है ना। There are 2 slot for सिनॉप्सिस सबमिशन, ठीक है। और ये आपने भेज दिया रिप्लाई। अगला क्वेश्चन है, सर लोकल गवर्नमेंट कॉलेज जहां आज
तक इग्नू के एग्ज़ाम दिए वहाँ के टीचर एलिजिबल होंगे गाइड बनने के लिए? आंसर है यस। अगर आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर मान के चलिए अगर आप BCA MC प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपके गाइड भी MC लेवल के होने चाहिए। MC लेवल का मतलब क्या? उन्होंने मास्टरिंग MCA में की हो, MCA की हो, या MTech की हो, या PhD की हो, या BTech इन कंप्यूटर साइंस की हो, तब वो एलिजिबल है। अगर आप MBA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपके गाइड ने MBA किए हो, उनके पास कम से कम 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। वो फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, किसी भी कॉलेज के हो सकते हैं, किसी भी लोकेशन के होते हैं। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी ने मतलब इग्नू ने लोकेशन की कोई बाउंड्री नहीं लगाई है। अगर ऐसा कभी बाउंड्री लगता है तो फिर वो फिक्स हो सकता है कि आपके ही लोकेशन के होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं भी गाइडलाइन में अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर जैसे आप MBA फाइनेंस के हैं स्टूडेंट, तो आपकी जरूरी नहीं कि प्रोफेसर ही हो, अगर बैंकिंग मैनेजर भी हो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। उनकी डिग्री MBA फाइनेंस में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप MBA HR के स्टूडेंट हैं, तो आपकी गाइड MBA HR के होनी चाहिए, ठीक है। उनकी मास्टरिंग जो होनी चाहिए वो MBA विथ HR होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन HR में होनी चाहिए। आई होप गाइड का क्राइटेरिया समझ में आ गया। वैसे ही MA-EDU प्रोग्राम का है, वैसे ही MCOM प्रोग्राम का है। MCOM प्रोग्राम के जो गाइड होते हैं वो MCOM भी होंगे तो भी चलेगा, 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस होने चाहिए, या वो MBA होंगे तो भी चलेगा, मैनेजमेंट प्रोग्राम के होने चाहिए। तो आई होप ये आंसर मिल गया आपको कि किसी भी नियर बाय लोकेशन में कोई भी कॉलेज है, आप उनकी गाइड ले सकते हैं। अगर आपके सर्कल में कोई आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने आपके प्रोग्राम में मास्टरिंग कंप्लीट की है, PG कंप्लीट की है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्हें भी अपना गाइड बना सकते हैं। अगेन उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो आप उनके CV और डिटेल्स मुझे शेयर कीजिएगा, तो गाइड रजिस्टर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाइड है, जैसे हमारे इनसे बहुत सारे गाइड हैं जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, वो भी आपकी गाइड हो सकते हैं। तो पहले आप अपने इनसे ट्राई कर लीजिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाय चांस नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इनसे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और कांटेक्ट नंबर वैसे तो मेंशन है सारी जगह, ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। वेयर टू सेंड द प्रोजेक्ट, कैन वी सबमिट इन रीजनल सेंटर? यस, मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं आपके रीजनल सेंटर में सबमिट होते हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे RC हैं जहाँ के जो प्रोजेक्ट सबमिट होता है वो आपके इग्नू मैदानगढ़ी वाले एड्रेस पे होता है, हेड ऑफिस में होता है। तो अगेन इन्होंने ना तो रीजनल सेंटर का नाम मेंशन किया है, ना तो प्रोग्राम का नाम मेंशन किया, तो एग्जैक्ट आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी submitted on respective regional center, ठीक है। प्लीज चेक योर गाइडलाइन ऑल्सो। ओके, और क्या है आप देख भी सकते हैं, ये मेंशन होता है आपकी गाइडलाइन में, मेंशन होता है। कहाँ मेंशन होता है ये देखिए, ये जो सिनॉप्सिस सबमिशन होंगे, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ द गाइड बायोडाटा एंड प्रोजेक्ट्स प्रपोजल, तो ये कहाँ होंगे? द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रीजनल सेंटर, इसके नाम पे आप सबमिट करते हैं। रिपोर्ट भी आपके रीजनल सेंटर में सबमिट होते हैं। वैसे ही कुछ और प्रोग्राम देख लीजिए, इसके बारे में, इस स्क्रीन के बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है MCOM MCOP 01। इस प्रोग्राम को भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी क्लियरली मेंशन है टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। MCOM प्रोग्राम के भी होते हैं आपके रीजनल सेंटर, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आपके रीजनल सेंटर में होते हैं। लेकिन कुछ अगर आउटसाइड रीजनल सेंटर है जिसकी रीचेबिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप इग्नू मैदानगढ़ी को भेजते हैं, ठीक है ना। आई होप आंसर समझ में आ गया होगा। तो एक बार गाइडलाइन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एड्रेस होता है ओल्ड ODL स्टूडेंट जो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के हैं ODL मोड में, उनके लिए ये एड्रेस दिया गया है टू द रजिस्ट्रार इग्नू मैदानगढ़ी, ठीक है। और जो ODL स्टूडेंट ऑफ मास्टर कॉमर्स के हैं वो यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। तो क्या देखा आपने? सिनॉप्सिस सबमिशन आपको कर देना है अपने रीजनल सेंटर पे, और MCOM की जो रिपोर्ट सबमिट कर देने हैं आपको इग्नू मैदानगढ़ी के एड्रेस पे कर देना है। क्लियर है?
BC और MC प्रोग्राम में साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों ही आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट होते हैं। ओके, MCOM, MBA इन सारे प्रोग्राम में, और बाकी जो प्रोग्राम बच रहे हैं, बाकी प्रोग्राम में मैक्सिमम केस में जो रिपोर्ट सबमिट होता है आपके इग्नू मैदानगढ़ी वाले एड्रेस पे होता है, और साइनॉप्सिस या तो रीजनल सेंटर पे सबमिट होता है या तो इग्नू मैदानगढ़ी पे सबमिट होता है। तो एक बार गाइडलाइन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, या आप अपने प्रोग्राम मुझे बताइएगा और रीजनल सेंटर बताइएगा, ताकि मैं एग्जैक्ट आंसर आपको दे पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया है, प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं? आंसर है यस, इफ लिंक अवेलेबल फॉर दिस स्लॉट फॉर सबमिशन ऑन इग्नू मेन वेबसाइट। अगर इग्नू की मेन वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जा रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने का, तो आंसर है यस, आप PDF फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। वो कौन सा लिंक है? वो लिंक ये रहा जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये जो है अभी तक इस पे लास्ट डेट जो सबमिशन है वो 31 मई वाला प्रीवियस डेट वाला ही दिख रहा है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम की रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन वे में, एक्सेप्ट DEC 04 लिखा हुआ है। जिस प्रोग्राम के सबमिशन नहीं होंगे वो क्लियरली मेंशन है। तो इस प्रोग्राम ये पोर्टल है, यहाँ पे आप एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके एक सिंगल PDF में होने चाहिए जो आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद क्या कीजिए, सिंपल यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू यस कीजिए और अपलोड कर दीजिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए, जैसे आपका कवर पेज होना चाहिए, फर्स्ट पेज होना चाहिए, टाइटल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए। जितने भी साइन डॉक्यूमेंट मैंने आज के पहले जितने भी वीडियोस में बताएं वो सारे साइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। तब आप जाके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि अभी इसकी डेडलाइन नहीं आई है, मतलब इसका डेट ओपन नहीं हुआ है, तो अभी आप रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो वेट कीजिए, ये ओपन हो जाएगा पोर्टल जैसे ही, फिर आप अपलोड कर पाएंगे। मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो जैसे ही डेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ अब डेट ओपन हो चुका है रिपोर्ट सबमिशन का, तो अब आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगर गाइड ना मिले तो क्या करूं? एक्चुअली मैं अभी करंटली अपने होम स्टेट में हूं और रीजनल सेंटर मेरा कटक है, मुझको कोई गाइड नहीं मिल रहा। आंसर अब अगेन, आपको अगर आपके रीजनल सेंटर से गाइड नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टडी सेंटर से भी नहीं मिल पा रहा है आंसर, आपको गाइड नहीं मिला, स्टडी सेंटर से भी आपको गाइड, रीजनल सेंटर से भी नहीं मिला, तो आप थर्ड ऑप्शन में ये चेक कीजिए कि क्या आपके नियर बाय लोकेशन में कोई कॉलेज है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रोफेसर ज़रूर होंगे आपके सब्जेक्ट के, आप उनको गाइड बना सकते हैं। उनका CV और उनका एक ID प्रूफ चाहिए होगा, और एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी थी फॉर्म की, तो उनके डिटेल्स आप ले लीजिएगा, उनके साइन डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। कुछ फॉर्म्स चाहिए होते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइन में भी मिल जाएंगे, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन से फॉर्म होते हैं। वैसे मैंने कई सारे वीडियोज़ में आपको फॉर्म दिखाए भी हैं। ठीक है ना, उस फॉर्म पे साइन लीजिएगा और उनको आप अपना गाइड बना सकते हैं। अगर कोई भी गाइड नहीं मिल पा रहा है आपको, कोई प्रोफेसर भी नहीं मिल पा रहे हैं आसपास, तो आप अपने सर्कल में ढूंढिए, आपके रिलेशन में देखिए क्या कोई आप ही के प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या मास्टरिंग की हुई है, तो आप उनको भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी एज ए गाइड अपॉइंट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। एक फॉर्म होता है, वो डिटेल्स आप मुझे शेयर कर सकते हैं, उनके CV, उनका ID, उनको मैं बता दूंगा वो फॉर्म में कहाँ कहाँ फिल करनी है, आपको क्या क्या फिल करना है, फिर उनके CV को भी आप एज ए गाइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस मैंने दिए। पहला कि आप अपने एंड से ट्राई कीजिए कि स्टडी सेंटर दे दें, स्टडी सेंटर से गाइड नहीं मिल रहा है तो रीजनल सेंटर से ले लीजिए, वहाँ से भी अरेंज नहीं हो पा रहा है तो अपने नियर बाय कॉलेज से ले लीजिए, कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने सर्कल से ले लीजिए, और जब सर्कल से भी ना हो पाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास भी कुछ फैकल्टीज मेंबर हैं, गाइड होते हैं पहले, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में वर्किंग होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट के सिनॉप्सिस उन्होंने अप्रूव कराया है, तो फिर मैं अगर वहाँ पे सीट वैकेंट होती तो आपके लिए उन्हें गाइड अपॉइंट किया जा सकता है, या मैं आपका गाइड हो सकता हूँ। ठीक है ना, ये डिपेंड्स करता है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ओके, और यहाँ एक और लिमिटेशन है, एक गाइड मैक्सिमम
बैचलर प्रोग्राम में 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं और मास्टर प्रोग्राम में 5 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। नंबर्स वैरी कर सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर मैं किसी स्टूडेंट का गाइड बन गया, तो अगर वो मास्टर के एमसी के स्टूडेंट है और वो 5 गाइड में बन चुका, तो अगले जो छठे होंगे वो कोई और गाइड होंगे। वैसे ही एमबी के अगर कोई एक प्रोफेसर हमारे एंड से बन गए, तो अगला जो गाइड होगा वो कोई और प्रोफेसर होंगे या कोई और मैनेजर होंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। तो आप अपनी एंड से ट्राई कीजिए, अगर ना हो पाए तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा इस बारे में, ओके। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नवनीत विश्वास सर, एमकॉम है मेरा प्रोग्राम, मैं रेफरेंस से साइन करवाना चाहा पर उन्होंने कहा कि कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगेन, आप रेफरेंस से मतलब किन से साइन ले रहे हैं। अगेन बात वही है कि आप जिनसे भी सिग्नेचर ले रही हैं वो क्या एलिजिबल है आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आप अगर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें तो अपने प्रोजेक्ट, ये चूंकि एमकॉम का है तो मैं एमकॉम वाला ही नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ। इसमें गाइडलाइन में लिखा है गाइड, GISOR। देखिए, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गाइड सुपरवाइजर, एमकॉम की बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्वेश्चन एमकॉम का पूछा था। कॉमर्स फैकल्टी होने चाहिए आपके हेडक्वार्टर से, मतलब इग्नू मैदानगढ़ी की अगर कोई फैकल्टी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पा रहा है, ऑल अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर ऑफ द एमकॉम प्रोग्राम हैविंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एट द सेंटर, ठीक है। अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर का मतलब चाहे वो आपके गेस्ट फैकल्टी हैं जो इग्नू में क्लासेस लेने के लिए आते हैं, या इग्नू के स्टडी सेंटर के कोई फैकल्टी, वो आपके हो गए ऑल अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर। या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट फैकल्टी हैविंग 5 ईयर्स ऑफ पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई भी, अगर दो नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी अगर कॉमर्स फैकल्टी है या मैनेजमेंट फैकल्टी है और उनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और पीजी आप ही के प्रोग्राम में है, होल्डिंग मास्टर डिग्री कॉमर्स और एलाइड डिसिप्लिन, हैविंग ए मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर उनके पास आप ही के प्रोग्राम से रिलेटेड एक्सपीरियंस या डिग्री है तो उनके बायोडाटा चाहिए होंगे, ठीक है ना, साहब इसके साथ बायोडाटा विथ आईडी प्रूफ चाहिए। क्लियर है। तो इनके क्वेश्चन का आंसर है मैं इसी पॉइंट को मेंशन कर देता हूं, एज पर द गाइडलाइन इससे बेटर आंसर नहीं होगा तो मैं फिलहाल में इसी को आंसर कर देता हूं। रिप्लाई, वैसे बाकी आंसर मैंने खुद टाइप किए थे, ये आंसर एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है ना, along with synopsis। रेफरेंस पर्सन आपके प्रोग्राम में मास्टर डिग्री विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है ना। उनके बायोडाटा एंड आईडी प्रूफ लगाना होगा, यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट, ठीक है। आंसर क्लियर समझ में आ गया। तो वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम और रीजनल सेंटर के साथ कमेंट कीजिएगा तो आंसर देना बहुत ईजी होगा मेरे लिए, अरे टू द पॉइंट आंसर दे पाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट MMPP 001 MB HR स्पेशलाइजेशन है। इनका HR स्पेशलाइजेशन HR है और ये दोनों सेम स्टूडेंट है।
किसका आंसर है ये? ओके, यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम। इनके क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो पाया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सर ऑनलाइन आपसे परचेज कर सकते हैं, आंसर है यस। अगर आप लेना चाहें तो हमारे इनसे ले सकते हैं। अच्छा, इसका इन्होंने आंसर लगता दिया है, MMPP 001 MBA HR स्पेशलाइजेशन। यस, अगर आप MBA HR के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इनसे कंप्लीट सपोर्ट ले सकते हैं। साइनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, वो सारे सबमिशन की गाइडेंस, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप अपने इनसे गाइड भी अरेंज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ़ी क्या होती है? नॉमिनल फ़ी होती है। साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों की जो फ़ी अभी के अकॉर्डिंग जो है वो 4000 रुपीज़ है। उसमें आपको साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों मिल जाता है, ठीक है ना। आपको बस रिसीव करना है, अपने एंड से साइन फॉर्मेलिटी करनी है और जब यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट रिम्यूनरेशन बिल? हाँ, एक क्वेश्चन है आपकी एनेक्सर्स, अगर आप प्रोजेक्ट गाइडलाइन आप चेक करते हैं तो उसमें एक एनेक्सर होता है, एनेक्सर में लिखा होता है रिम्यूनरेशन बिल। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले उसे आप मत लगाइएगा, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो रिम्यूनरेशन बिल इसलिए कि अगर कोई गाइड किसी स्टूडेंट को गाइड करते हैं तो यूनिवर्सिटी पे करती है, और आई थिंक मैंने इसका आंसर दिया है। और जो पेमेंट होता है ना वो 3 डिजिट में होता है। तो 3 डिजिट में आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट होगा, लेकिन उस पार्टिकुलर अमाउंट को यूनिवर्सिटी पे करने में कितना टाइम लेती है और कितने सारे मिल करने होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इस फॉर्म को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्चुअल में स्टूडेंट के लिए नहीं होते, ये गाइड के लिए होते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट को उन्होंने गाइड किए हैं, गाइड को उनकी जो फ़ी है वो यूनिवर्सिटी पे करे। नॉमिनल फ़ी होती है, बहुत नॉमिनल होती है। तो इस फॉर्म के चक्कर में मत रहिए, मत लगाइए, सबमिट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये गाइड के लिए जिन्होंने गाइड किया है। और अगर आप ऐड करेंगे, गाइड के साइन लेंगे, तो जो भी फ़ी होगी फिर वो गाइड को मिलती है, गाइड को फॉलोअप लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी के साथ। कितना फ़ी होगा, कितना मिलता है यूनिवर्सिटी के एंड से, तो एज पर आइडिया 3 डिजिट में ही होता है, तो समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या अभी साइनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं? लास्ट ओवर हो चुका है और अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, जब भी आप साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं ना, तो जो अप्रूवल होता है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 30 डेज मेंशन है, तो 30 दिनों में अप्रूवल आ जाता है यूनिवर्सिटी के एंड से। तो ये मान के चलिए कि जो नया सेशन है, आपको मैंने अभी समझाए थे सेशन के बारे में, डेट के बारे में। जो साइनॉप्सिस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में सबमिट होते हैं वो 1 ईयर में 2 टाइम्स होते हैं। कौन कौन सा टाइम है? पहला होता है 1 अप्रैल से लेके 30 जून, जो कि जा चुकी है डेट। दूसरा डेट होता है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। इस वाले स्लॉट में आपको सबमिट करना चाहिए। सबमिशन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? कब सबमिट करेंगे? 31 दिसंबर को? नहीं, आपको जो सबमिट करना चाहिए ना वो 1 अक्टूबर से जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक में सबमिट कर दीजिए जाके। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपने फर्स्ट स्लॉट में सबमिट कर दिया, 1 अक्टूबर से स्लॉट ओपन हुआ और आपने स्टार्टिंग के वीक में सबमिट कर दिया, तो इससे होगा क्या? जैसे आपने सबमिट किया, अप्रूवल लगभग 30-40 डेज में आता है, यूनिवर्सिटी 30 डेज कहती है, तो 30 डेज में, और कई बार पहले भी आ जाता है, तो 30 डेज में अगर आपके पास अप्रूवल आ जाता है, जैसे हमारे एंड से जो सबमिट होते हैं स्टूडेंट के लिए, तो ऑलमोस्ट सारे अप्रूव हो जाते हैं। अगर आप अपने एंड से कर लिए और बाई चांस वो अप्रूव ना हुए, तो आपके पास एटलीस्ट एक चांस होगा ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर पाएँ या फिर अपने से ही दोबारा बना पाएँ और उसी स्लॉट में दोबारा सबमिट कर पाएँ। एग्जाम्पल के लिए समझिए, किसी स्टूडेंट ने 1 अक्टूबर मतलब फर्स्ट वीक में सबमिट कर दिया अक्टूबर की, तो 30 डेज में मतलब अक्टूबर एंड या नवंबर तक उनके पास अप्रूवल आ जाएगा, या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी अप्रूवल आ गया, या दिसंबर 15 तक भी अप्रूवल आ गया, तब भी उनके पास 15 डेज है दोबारा साइनॉप्सिस सबमिट करने की, तो उनका साइनॉप्सिस इसी सेशन में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सबमिट ही लेट कर रहे हैं तो फिर अगला स्लॉट 1 अप्रैल वाला होगा, तब आपको सबमिट करना होगा दोबारा साइनॉप्सिस, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको साइनॉप्सिस स्टार्टिंग में ही करना है, स्टार्टिंग वीक में करना है। अगले क्वेश्चंस, और सेम डेट यहाँ पे भी मेंशन है। आप अगर ये इग्नू की किसी रीजन सेंटर की वेबसाइट है, दिल्ली 1 RC1 की वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है सेशन आपके जनवरी और जुलाई वाले हैं। साइनॉप्सिस जो सबमिट करेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक करेंगे, और दूसरा जो स्लॉट निकलेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक करेंगे। जिनका साइनॉप्सिस सबमिट हो चुका था 30 जून तक, अभी उनको रिपोर्ट सबमिशन का डेट आ चुका है, तो वो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, ठीक है।
अगेन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जिसमें सिनॉप्सिस और रिपोर्ट सबमिशन कभी भी हो जाता है, तो उन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसके प्रोजेक्ट गाइडलाइन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसके भी मैंने नाम लिए, चाहे MC, BC, MB, MCOM, ये सब स्लॉट के अकॉर्डिंग सबमिट होते हैं, ठीक है। MEAD स्लॉट के अकॉर्डिंग सबमिट होता है। अगला क्वेश्चन, सर BTSP1 करके कोई टॉपिक भेज दीजिए। अच्छा हाँ, इनको मैंने रिप्लाई कर दिया है, आपके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे टॉपिक मैंने भेजे हुए हैं। अगर आपको भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करने में परेशानी हो रही है तो आप टॉपिक बेशक पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट है। आपको मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट कर दूंगा, उनमें से कोई भी टॉपिक पे आप वर्क कर सकते हैं। चार्जेबल तभी होता है जब आप हमें कहते हैं कि नहीं सर हमारी टीम आपके लिए रिसर्च करे, पूरा सिनॉप्सिस बनाए, पूरा रिपोर्ट बनाए। तो चूंकि एफर्ट लगता है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, सारे कंटेंट टाइप करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी नॉमिनल फी होती है, एफोर्डेबल होती है, ठीक है। तो अगला है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। अगला है, ये सारे टॉपिक मैंने इनको दिए हुए थे BTSP1 के लिए, इनमें से कोई भी टॉपिक पे ये सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई टॉपिक भेज दीजिए BTSP1 के लिए। हाँ, इनको भी मैंने भेज दिया है। रीड मोर, ये सारे टॉपिक हैं जिन पे ये बनाए जा सकते हैं। सर सिनॉप्सिस की लास्ट डेट क्या है अगर एग्जाम दिसंबर है? तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है जनरल आंसर सितंबर, कुछ प्रोग्राम में सितंबर तक भी सबमिट हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में जो है ना, आपको ये डेडलाइन को फॉलो करना है। कौन सा डेडलाइन? ट्वाइस ए ईयर आपको सबमिट करने हैं। सिनॉप्सिस सबमिशन शेड्यूल रिप्लाई। कितना चार्ज होगा सर बॉन्ड का? यहाँ बॉन्ड का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ इस हार्ड बाइंडेड फाइल की बात कर रहे हैं। तो ये जो हार्ड बाइंडेड फाइल है मैं नहीं बनाता, बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ। आप किसी भी जेरोक्स शॉप से या बाइंडिंग शॉप से बनवा सकते हैं। आप अपना, जैसे आपने हमारे इनसे रिपोर्ट ले लिया, सिनॉप्सिस ले लिया, सिनॉप्सिस तो स्पाइरल बाइंडिंग में बन जाती है। स्पाइरल बाइंडिंग किसी भी जेरोक्स शॉप में, हर शॉप में हो जाएगा स्पाइरल बाइंडिंग। हार्ड बाइंडिंग सारे शॉप नहीं कर पाते हैं, तो जो बाइंडिंग वाली शॉप है जहाँ पे बुक बाइंडिंग होती है वहाँ होगी। हार्ड बाइंडिंग के जो कॉस्ट होते हैं वो अप्रॉक्स 200 के आसपास होता है। आपको मैं सिनॉप्सिस और रिपोर्ट की पूरी PDF फाइल बना के देता हूँ, उसमें कुछ साइन डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स देता हूँ, उनको आप प्रॉपर साइन कीजिए, फॉर्म की फॉर्मेलिटी कीजिए, अपने सिनॉप्सिस और रिपोर्ट को कंबाइंड कीजिए और उनको दे दीजिए बाइंडिंग करने के लिए। वो बाइंड करके आपको 2-3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग की जाती है, फिर ये ग्लू लगा होता है कि ये सूखता है, देन फिर आपको हैंड ओवर करते हैं। तो 2 घंटे के आसपास आपको मिल जाएगा, 2-3 घंटे में। और इसकी जो कॉस्ट होती है अप्रॉक्स, जिस भी स्टूडेंट को मैंने भेजा है तो उन्होंने लगभग 150 से 200 या 250 तक के रेंज में बन गया था। डिपेंड्स ऑन आपके प्रोजेक्ट की साइज़ क्या है। जैसे इसकी थिकनेस अगर बढ़ जाती है तो बाइंडिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, और अगर कम रहती है तो कम होता है। तो 150 से 250 के बीच में हर हाल में बच जाएगा, चाहे आप किसी भी एरिया में हो, ठीक है। और मैंने आंसर दे दिया 200 से 300 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सर वाई वी नीड टू अटैच सिनॉप्सिस प्रपोजल एंड प्रोजेक्ट डिजिटेशन डिफरेंटली विद डिफरेंट इंडेक्स व्हेन मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग कंटेंट इज सेम? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको मैंने जितनी भी वीडियोस आपने देखे होंगे, जितने भी सीक्वेंस मैंने बताए, उसमें मैंने आपको ज़रूर बताया कि आपको सिनॉप्सिस भी लगाना है और रिपोर्ट भी लगाना है। देखिए पहले क्या होता था ना, स्टूडेंट रिपोर्ट जब सबमिट कर रहे होते तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा देते थे, ठीक है। इस बीच क्या हुआ कि आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया किसी और टॉपिक पे, रिपोर्ट नहीं बन पाया, तो जो भी बन पाया, जैसा भी बन पाया, जिस भी टॉपिक पे आपको मिल पाया, आपने रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते थे। अब वो एकदम स्ट्रिक्टली रोका जा चुका है, इसीलिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप सिनॉप्सिस भी मुझे सबमिट करके दीजिए, मतलब जो आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है वो भी आप अटैच कीजिए और अपनी रिपोर्ट को भी अटैच कीजिए। इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई कर पाती है कि जिस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो रिसर्च सैंपल रखे थे, जो रिसर्च मैथोडोलॉजी रखे थे, एग्जैक्टली सेम पे आपने रिपोर्ट बनाया है,
तो इसलिए दोनों सबमिट करना ज़रूरी है और दोनों के प्रॉपर इंडेक्स होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगेन ये मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए होने चाहिए क्योंकि जहाँ पे अप्रूव सिनॉप्सिस है, अगर आपने वहाँ से सीक्वेंस हटा दिए तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा उसका। तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे जज करेगी कि ये वही सिनॉप्सिस था जो अप्रूव हुआ था? तो आपको एग्जैक्टली मेंटेन करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने सबमिट करवाए हैं, रेफरेंस में बताए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने सबमिट किए हैं, सबके अप्रूव हुए हैं। तो आपका कवर पेज होना चाहिए, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रिपोर्ट में पहला कवर पेज होगा, दूसरा सिनॉप्सिस परफॉर्मा होगा। जो सिनॉप्सिस परफॉर्मा सिनॉप्सिस में सबमिट करते हैं वही अप्रूवल लेटर बन के आता है। तो पहला कवर पेज, दूसरा अप्रूवल लेटर, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, चौथा गाइड के CV ID हो जाएंगे, पांचवा आप अपना ID प्रूफ लगा दीजिए, छठा में आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए, उसके बाद सातवां में अप्रूव्ड सिनॉप्सिस का एक वाइट पेज लिखिए और पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए। ये सीक्वेंस अगर लास्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लास्ट में भी लगा सकते हैं और थोड़ा पहले भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है। तो मेरा सजेशन है हमेशा लास्ट में लगाइए क्योंकि मेन प्रायोरिटी आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट फाइल में। तो कवर पेज, अप्रूवल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, गाइड के CV, उनका ID प्रूफ, स्टूडेंट के ID प्रूफ, पूरा रिपोर्ट, देन एक वाइट पेज लगाइए, उस पर लिख दीजिए अप्रूव्ड सिनॉप्सिस और पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए। इसको हार्ड बाइंडेड कराइए और सबमिट कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं, अगर डेट ओपन हो चुकी है और ऑनलाइन सबमिशन आ चुके हैं, तो आपको सेम सीक्वेंस में PDF फाइल बना के अपलोड कर देना है। ओके, ठीक है। कितने पैसे में बनेगा क्या सिनॉप्सिस या रिपोर्ट? तो जनरली जो सिनॉप्सिस की फ़ी होती है वो 1500 फ़ी होती है, डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम। और रिपोर्ट दोनों मिला के, सिनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों मिला के जो कॉस्ट होती है वो 4000 होती है। उसमें आपको सिनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों मिल जाता है। PDF फाइल मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट होगा और प्रॉपर वे में जो टॉपिक है, जो यूनिक टॉपिक है उस पर वर्क मिलता है ताकि आपका वर्क अप्रूव हो जाए। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए या कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए, वैसे तो होता नहीं है, ये फिक्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए मैं करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर BA साइकोलॉजी ऑनर्स BA PCH कोर्स का डिजिटेशन के ऊपर वीडियो बनाओ ना, सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद डिजिटेशन में पहले सिनॉप्सिस लगता है या बाद में? अच्छा हाँ, इसके वीडियोस मैं बना दूंगा बेसिकली BA PCH प्रोग्राम को टारगेट करते हुए, लेकिन इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। इसका आंसर ये होगा जैसे मैंने अभी सीक्वेंस बनाया कि कवर पेज लगाइए, पहला अप्रूवल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, गाइड के CV, उनका ID प्रूफ, फिर उसके बाद अपने आई कार्ड लगा दीजिए, फिर उसके बाद रिपोर्ट लगा दीजिए, रिपोर्ट के बाद आप सिनॉप्सिस लगाइए। ठीक है ना? सीक्वेंस याद रहेगा, दोबारा सुन लीजिएगा। तो दोबारा मैं इस प्रोग्राम पे वीडियो भी बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सर कैन वी डाउनलोड सिनॉप्सिस अप्रूवल लेटर एज वेल? क्या अप्रूवल लेटर अलॉट ऑफ गाइडेंस इज रिटन? फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया। क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं अप्रूवल लेटर? आंसर है नो। ऐसा अभी तक यूनिवर्सिटी कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप डायरेक्टली अप्रूवल लेटर डाउनलोड कर लें। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी आपको मेल करती, मेल पे अप्रूवल दे देती, तो वो लेटर आप, मतलब वो अप्रूवल मेल का स्क्रीनशॉट आपके अप्रूवल लेटर जैसा ही काम करता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप डाउनलोड कर लें, अभी तक नहीं है। अगर आ जाएगा तो मैं अपडेट करूँगा। ठीक है। IM क्या अप्रूवल लेटर अलॉट ऑफ गाइडेंस इज रिटन? क्या आंसर? तो कुछ नहीं, समझ नहीं आया। तो देखिए, अगर यहाँ पे अप्रूवल लेटर होता है, अप्रूवल लेटर पे सजेशन होते हैं, तो जो गाइडेंस की बात, शायद वो सजेशन की बात कर रहे होंगे, मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी। तो हाँ, उसमें अगर सजेशन होते हैं तो वो आपको रिपोर्ट में इम्प्लीमेंट करने होते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन क्लियर होता तो मैं आंसर क्लियर दे पाता। आंसर, पहले पार्ट का आंसर क्लियर है कि ऐसा डाउनलोड करने का ऑप्शंस नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको लेटर के थ्रू बाय स्पीड पोस्ट भेजती है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, वो ईमेल करती है अप्रूवल लेटर, उस ईमेल के स्क्रीनशॉट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, आपको मैसेज करती है या कॉल, जनरली कॉल नहीं, मैसेज ही आता है कि आप अपने रीजनल सेंटर से अप्रूवल लेटर आके कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और कई बार यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड पे सारे स्टूडेंट के नेम ही लगा देती है, कि जितने भी अप्रूव हुए सबके नेम लगा देती है। तो उसमें अगर आपका नाम है, वो पर्टिकुलर पेज भी काम में आ जाता है, लेकिन वो पेज आपको रीजनल सेंटर में मिलेगा, नोटिस बोर्ड पे लगे हुए। कुछ मुंबई वाले स्टूडेंट ने बताया था कि उनको ऐसे अप्रूवल लेटर मिला था, मतलब पूरा नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था और उन्होंने बस उसके पेज को लगाया, दिखाया, दिन उनको बाद में अप्रूवल लेटर इशू किया गया था।
मतलब उनके पास पहले से अप्रूवल था, बाद में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, BPI 003 इन BAG का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है। वैसे आप प्रोजेक्ट गाइडलाइन जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ नॉलेज दे रहा हूँ, आप इग्नू की वेबसाइट को ज़रूर डिस्कवर कीजिए और इग्नू की गाइडलाइन को ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, इन्होंने रिप्लाई भी कर दिया है, तो मैं इन्हें लाइक भी कर देता हूँ। अगला, सर इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी गेट रिजेक्टेड बाय इग्नू? हाँ, यस, आंसर मैंने यस दिया। देखिए प्रॉबिलिटी है, अगर आपके रिपोर्ट के सीक्वेंस सही नहीं है, उसमें अगर अप्रूवल लेटर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। हर हाल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका अप्रूवल लेटर होना ही चाहिए, सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, गाइड के साइन डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, आपका रिपोर्ट कंप्लीट फॉर्म में होना ही चाहिए, तभी आपका अप्रूवल होगा। रिपोर्ट कुछ भी मिस होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन आपके डेट ही, अगर आप BCMC प्रोग्राम के हैं स्टूडेंट, तो आपको वाइवा के डेट ही नहीं मिलेंगे, तो मान लीजिए आपका रिजेक्ट हो चुका है। या अगर किसी अदर प्रोग्राम में जिसमें वाइवा नहीं होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी या RC को कांटेक्ट करना होगा ये जानने के लिए कई बार कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। बहुत ही कम केस में मैंने देखे हैं, हम अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट मुझसे शेयर करते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता चला बाद में कि उनका रिजेक्ट हुआ था। उन्होंने खुद अप्रोच किया कि इतने दिनों में मार्क्स अपडेट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, तब जाके उनको मिला था यूनिवर्सिटी की एंड से कि अब उनका अप्रूवल नहीं हो पाया था, इस वजह से उनको कन्फर्मेशन नहीं है। तो इस बातों का ध्यान रखिए। और रिपोर्ट रिजेक्ट होते हैं तो मैंने कई सारे रिपोर्ट के सैंपल भी आपको दिखाए हैं, गाइडलाइन भी आपको बताया है, फिर भी इन चीज़ों को फॉलो करके रिपोर्ट बनाइए। इन केस नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, हमारे इनसे कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा। और सिर्फ रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो जो नॉमिनल फ़ी है ना, वो 2500 से लेकर 3500 के बीच में होती है, डिपेंड्स ऑन टॉपिक की कितना रिसर्च उस पर करना है। नॉमिनल फ़ी होती है इग्नू के बाकी प्रोग्राम की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन टॉपिक, आपको रिपोर्ट भी हमारे इनसे मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर सिनॉप्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लीज़ बताएं कि एमकॉम स्टूडेंट को प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद वाइवा भी होगा क्या? आंसर है नो, एमकॉम में वाइवा अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो वाइवा नहीं होगा। गाइडलाइन जरूर चेक कीजिए। आई एम एनरोल्ड इन MA एजुकेशन, हाउ विल आई गेट द गाइड? अगेन आंसर वही है, गाइड आपकी जो होते हैं स्टडी सेंटर से मिलते हैं। अगर स्टडी सेंटर से नहीं मिला तो रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड अलॉट करेंगे। रीजनल सेंटर से भी नहीं मिला तो आपको अपने रेफरेंस से देखना है, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड गाइड ढूंढने। अगर वो भी नहीं मिला तो आप मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई गाइड अरेंज कर दूँ। नॉमिनल फ़ी होगी, गाइड अरेंज किए जा सकते हैं अगर कहीं पर सीट वैकेंट रहा तो, ठीक है। सर मेरी फ़ी नवंबर 2024 तक वैलिड थी प्रोजेक्ट की, मैं अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवा पाई हूँ, प्लीज़ टेल मी हाउ टू पे फ़ी। मेरी फ़ीस नवंबर 24 तक वैलिड थी। अगर आप, चूँकि अब यहाँ पे फ़ी का मामला है तो एग्जैक्ट कितनी फ़ी लगेगी तो ये आपको रीजनल सेंटर ही बता पाएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, अपने RC पे विजिट करना चाहिए और बेशक उनसे पूछना चाहिए कि सर मेरा ये कंडीशन है, मैं रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई थी, रीज़न जो भी रहा था, अब सबमिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि क्या आप सेशन में कंसिडर कर सकते हैं, जो करेंट सेशन है। रिपोर्ट दीजिए, जो भी नॉमिनल फ़ी कहते हैं DD के थ्रू इग्नू के नाम पे बनता है वो सबमिट कर दीजिए। सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट RC में सबमिट होता है या फिर इग्नू दिल्ली में? मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे BC और MC प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रीजनल सेंटर में सबमिट होते हैं, और जो कुछ बाकी प्रोग्राम के प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, जैसा मैं अभी MCOM का आपको दिखा रहा था, जैसे ये देखिए ये MBA के प्रोजेक्ट हैं, तो MBA के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होते हैं उसका एड्रेस ये है, टू द रजिस्ट्रार SED इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। और जो MBA के सनॉप्सिस सबमिट हो रहे हैं वो आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पे सबमिट होते हैं। तो क्लियरली आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। और जो LMS वाले स्टूडेंट हैं उनको LMS पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। वैसे ही MCOM का भी मैंने आपको अभी बताया था, MCOM के भी जो सबमिशन है, जो रिपोर्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो आपके इग्नू मैदानगढ़ी वाले एड्रेस पे सबमिट होते हैं, और जो सनॉप्सिस है वो आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट होते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल गया होगा।
अगर आपको अपनी प्रोजेक्ट गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है कि कहाँ से ढूंढें, तो आप मुझे भी कह सकते हैं, या सिंपल सर्च कीजिए आप अपने प्रोग्राम कोड के साथ, लाइक MCOP01 इग्नू प्रोजेक्ट गाइडलाइन। यहाँ पे आपको ढूंढना है जहाँ पे ई ज्ञान कोश वाला लिंक हो या इग्नू वाला लिंक हो, जिसपे ignu.ac.in लिंक है, ये वैलिड लिंक होंगे, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे इस पर भी आपको इग्नू फ्रेंड वाली वेबसाइट पे भी बहुत सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे, और कुछ वेबसाइट्स हैं NIPSEDU.co.in, इस पर भी आपको अपडेट मिल जाया करेंगे। और पर्सनली मैं आपके लिए कुछ वर्क कर रहा हूँ, तो आपको मेरी पर्सनल वेबसाइट पे navneetviswas.com पे भी अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, ये ऑन प्रोसेस है। यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक नोटिफिकेशन सेक्शन लगा दूँ, इस पर आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाया करे। ओके, तो चलिए इन सारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, आई एम इनरोल्ड इन एम एजुकेशन, हाउ विल आई गेट द गाइड। आंसर मैंने दे दिया है, गाइड कैसे मिलेंगे, ये भी आंसर दे दिया है, ये भी आंसर दे दिया है। सर कैन आई यूज़ एसक्यूएल, हाँ ये आंसर मुझे देना है। देखिए, जब ये स्पेसिफिक BC या MC प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो जब आप BC और MC प्रोग्राम की गाइडलाइन को चेक कीजिएगा, तो आपको कम से कम लैंग्वेज और डाटाबेस 2 चीज़ चूज़ करने होते हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कैन आई यूज़ एसक्यूएल, हाँ आंसर यस है कि आप एसक्यूएल चूज़ कर सकते हैं, पर आपको कोई लैंग्वेज भी चूज़ करना चाहिए। अगर वो सेट आप देखना चाहें, यहाँ पे आपको गाइडलाइन में विजिबल भी हो जाएगा। आपको एक फ्रंट एंड से लेना है, लाइक कोई भी नेटबिन्स ले लीजिए अगर आप जावा पे बनाना चाहते हैं, जैम्प ले लीजिए, इजी होता है बनाना। PHP पे बनाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, PHP MySQL का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, PHP MySQL जैम्प अपाचे भी हो सकता है, या नेटबिन्स ले सकते हैं, जावा ले सकते हैं, SQL ले सकते हैं, या MySQL ले सकते हैं, है ना। पाइथन भी ले सकते हैं, C# भी ले सकते हैं। तो अगेन फ्रंट एक लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और बैकएंड भी चाहिए, डाटाबेस भी चाहिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे दिया है। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस, हाउ वी कॉन्टेक्ट यू सर, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7532842626 है। आई थिंक स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा शायद, 7532842626, हाँ विजिबल है। ये है कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अगर आप रिप्लाई मतलब कमेंट्स में पूछेंगे, तो अपने रीजनल सेंटर के नेम के साथ, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम नेम, सब्जेक्ट कोड के साथ अगर पूछेंगे, तो आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट में दे पाऊँगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने जितने भी पॉसिबल थे अभी मैंने कवर कर लिए, और आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं फिर से गो थ्रू कर दूँगा। तो कभी भी कोई क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा जितनी जल्दी। ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।